नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता। विदेशों तक साजिश के हाथ, अडानी को आरएसएस का साथ। जी हां, अडानी ग्रुप को आरएसएस का पूरा समर्थन मिल रहा है। अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें यह दावा किया गया है कि अडानी की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है और इसके लिए बाकायदा फंड दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद किस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं और अब अडानी ग्रुप को लेकर आरएसएस की ये टिप्पणी आई है। इस रिपोर्ट में देखिए ये पूरा मामला। संकट में फंसे अडानी के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ गया है। संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है जिसमें अडानी के समर्थन में कई बातें लिखी गई। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि यह हमला बहुत वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया। इसके साथ उन्हें बर्बाद कर दिया गया। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार शामिल हैं। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि अडानी समूह पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से साल 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई। ऑर्गेनाइजर का दावा है कि सिर्फ अडानी को बदनाम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने वेबसाइट शुरू की। पर्यावरण हितैषी माने जाने वाला एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन अडानी वॉच.org नाम की वेबसाइट चलाती है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कोयला खदान प्रोजेक्ट के विरोध से शुरू हुई थी, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं रहा। अब यह वेबसाइट अडानी से दूर दूर तक जुड़े किसी भी काम या प्रोजेक्ट के बारे में छापती है। इस एनजीओ का एकमात्र मकसद अडानी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाना है। कुछ इसी तरह ऑर्गेनाइजर ने कई बातों को लेकर रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि अडानी समूह को ऑस्ट्रेलिया में 2010 कारमाइकल कोयला खदान के लिए एक प्रोजेक्ट मिला। 2017 में 350 ओआरजी एनजीओ के नेतृत्व में कुछ एनजीओ अडानी का विरोध करना शुरू करते हैं। वे इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए #स्टॉप अडानी समूह का गठन करते हैं। एनजीओ 350 ओआरजी को टाइट्स फाउंडेशन की ओर से भारी भरकम फंड मिलता है। इस एनजीओ ने अपने दानदाताओं का खुलासा नहीं किया, हालांकि उसने सैन फ्रांसिस्को के टाइट्स फाउंडेशन से फंड मिलने की बात स्वीकार की। जॉर्ज सोरोस और टॉम स्टेयर ने भी इस एनजीओ में भारी मात्रा में योगदान दिया है। टाइट्स फाउंडेशन को फंड देने वालों में सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमडियर और बिल गेट्स के नाम भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश दानदाता वाम रुझान वाले गैर सरकारी संगठनों को फंड देते हैं। कुछ इसी तरह से आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में कई सवाल खड़े किए गए। हालांकि वित्त सचिव से लेकर वित्त मंत्री तक बार बार कह चुकी है कि बैंकों की स्थिरता बेहतर है, चिंता की कोई बात नहीं। It will be the regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हिंडनबर्ग के संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात जीत के विजय संकल्प की करेंगे। जीत के विजय संकल्प के साथ गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान भोले का आशीर्वाद लिया और फिर देवघर की धरती से देश को विजय संदेश दिया। शाह ने 2024 की नींव तैयार की है और सभी लोकसभा सीटों को जीतने का दावा भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गृहमंत्री अमित शाह ने देवघर से मिशन झारखंड की शुरुआत कर दी है।
देवघर में विजय संकल्प रैली से पहले अमित शाह ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा पाठ की। मंदिर में अमित शाह की पत्नी ने भी भगवान भोले का अभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद गृह मंत्री मेहर गार्डन पहुंचे, वहां लंच किया और अब बारी विकास की सौगात देने की थी, जहां उन्होंने जेसीडी इंडस्ट्रियल एरिया के इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। विजय संकल्प रैली के संबोधन में अमित शाह झारखंड के सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। शाह ने कहा कि भारत में यदि कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो वो झारखंड में। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है तो हाथ से भ्रष्टाचार करता है, लेकिन इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। शाह ने बताया कि साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अलग राज्य बनाया। उम्मीद थी कि झारखंड के लोगों का विकास होगा, लेकिन अब भी वो सपना अधूरा है। अमित शाह ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ये जान ले कि जनता के 1000 आंख और कान होते हैं, वो सब कुछ देख और सुन रही होती है। झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठी है। जब भी चुनाव होगा, हेमंत सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। गृह मंत्री अमित शाह सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। 2024 का नारा बुलंद किया, दावा किया कि 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। शाह के जीत के इस मंत्र और हुंकार के साथ ही झारखंड में बीजेपी ने 2024 की तैयारी कर ली है। मकसद साफ है कि एक बार फिर केंद्र में बीजेपी का इकबाल बुलंद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रुपए की कहानी बड़ी पुरानी। कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बात दोहराई। अंतर इतना था कि उन्होंने बताया कि अब जनता तक पूरा रुपया पहुंचता है। देखिए, साल 1985 में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी सूखे प्रभावित ओडिशा के काला हांडी के दौरे पर थे। तब उन्होंने एक बात कही थी जिसकी चर्चा आज भी सियासत के गलियारों में खूब होती है। राजीव गांधी ने कहा था, सरकार जब भी 1 रुपए खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ राजीव बीच के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। राजीव गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार ग्रास रूट लेवल पर है, जिसे दिल्ली से बैठकर दूर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं 2023 में। तारीख बदल चुकी है, लेकिन नहीं बदली है सियासत। पूर्व प्रधानमंत्री के बयान की चर्चा आज भी होती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया, मोदी सरकार में 100 रुपए चलते हैं तो पूरे 100 रुपए विकास के कामों में खर्च किए जाते हैं। राजीव गांधी जी के समय 100 रुपया भेजते थे तो 15 रुपया जमीन पे पहुंचता था लोगों के पास। मोदी सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 पहुंचता है, क्योंकि 45 करोड़ से 48 करोड़ बैंक खाते खोले हैं। जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही हमने सिस्टम की खड़ी की है। दरअसल जम्मू कश्मीर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स मैस्कॉट, थीम सॉन्ग का और जर्सी का शुभारंभ किया, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत का संकल्प लेकर चला है। बजट में महिला, किसान, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। राजीव गांधी के बयान की चर्चा प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान पीएम ने इस बयान का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि आज 1 रुपए निकलता है तो 100 के 100 लाभार्थियों तक पहुंचता है। इससे पहले मोदी कर्नाटक, उड़ीसा में राजीव के इस बयान का जिक्र कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और उधर बिहार में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इसी के साथ पेपर लीक होने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा के चौथे दिन इंग्लिश का पेपर शनिवार को होना है, लेकिन पेपर शुरू होने के 30 मिनट पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। हालांकि इस पर अभी बिहार बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बोर्ड में पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए ना, बोर्ड परीक्षा के चौथे दिन इंग्लिश का पेपर होना था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले ही पेपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरने लगा। दरअसल बिहार बोर्ड शनिवार को पहली शिफ्ट में इंग्लिश और दूसरी शिफ्ट में इतिहास का पेपर करवा रहा है। हालांकि जब तक एग्जाम शुरू हो पाता उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। इंग्लिश का पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। ये लगातार चौथा दिन है जब किसी विषय का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले एग्जाम के पहले दिन मैथ्स और फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और आज इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। इस तरह की घटनाओं की वजह से बिहार बोर्ड की छवि लगातार धूमिल हो रही है। हालांकि फिजिक्स और मैथ के पेपर लीक होने को लेकर बोर्ड की तरफ से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों ने इस तरह की घटना पर नाराजगी जताई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम की शुरुआत से पहले क्वेश्चन पेपर मिलने की वजह से कुछ छात्रों को एग्जाम हॉल के बाहर आंसर तैयार करते हुए भी देखा गया। एग्जाम हॉल के बाहर छात्र अपने मोबाइल के जरिए आंसर तैयार करते हुए दिखे। बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के कई सारे पेपर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस सब वायरल पेपर में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। दरअसल जितने भी पेपर वायरल हुए हैं वे सभी एग्जाम हॉल में परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले सामने आए हैं। इस वजह से छात्रों के पास आंसर तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होता है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक की सही पुष्टि तभी हो पाएगी जब परीक्षा खत्म हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर का मिलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर बीएमसी के चुनाव की सुगबुगाहट है और इसी सुगबुगाहट के बीच बीएमसी ने अपना जंबो बजट पेश किया है। ये बजट कई मायनों में खास है क्योंकि ये बजट पूरे 52,000 करोड़ का है, जो कि पिछले बजट से 14.52% ज्यादा है। इस बजट की क्या खासियत है ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के नाम से जाने जाने वाली महाराष्ट्र की बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी, जिसने अपना बजट पेश कर दिया है और इसे जंबो बजट का नाम दिया जा रहा है। ये नाम हो भी क्यों ना, इस बार बीएमसी का बजट 52,619.07 करोड़ का है। पिछली बार यह बजट 45,000 करोड़ का था। इस बार का ये बजट पिछली बार के मुकाबले 14.52% ज्यादा है। 23-24चा जो आपला बजेट साईज आहे ते 52,619.07 कोटी आहे। 52,619.07 crores आणि एक हे आनंदाची बाब आहे की महानगरपालिका मुंबईच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा आपण 50,000 कोटी बजेट साईजची हे जो एक बॅरियर आहे ते ओलांडला आहे। फर्स्ट टाइम वी हैव क्रॉस्ड 50,000 crore बजट एस्टिमेट्स ऑफ बीएमसी इन द बीएमसी हिस्ट्री। इस बजट में सौंदर्यीकरण, प्रदूषण, पर्यावरण, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, रोड, एसटीपी प्रोजेक्ट, मियावाकी वन योजना, उद्यान और पर्यटन के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीएमसी मुंबई करों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, साफ सफाई की व्यवस्था करती है और इसके साथ स्वास्थ्य, परिवहन, ब्रिज, फ्लाईओवर, टूरिज्म, शिक्षा और गार्डन जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। इस बार के बजट में चुनाव के मद्देनजर मुंबई करों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। देश की सबसे धनी महानगर पालिका पाने जाने वाली मुंबई महानगर पालिका ने आज अपना बजट पेश किया है। वर्ष 2023 और 24 के लिए जो बजट पेश हुआ है उसमें लगभग 14.52% का इजाफा हुआ है।
और उधर राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को जो भी लाभ होता उसे मोदी सरकार के लेटेस्ट बजट ने लगभग खत्म कर दिया है। ये आंकलन कितना सही है, द जेसी शो के स्पेशल एपिसोड में भारत 24 के सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस आंकलन पर प्रकाश डाला है। आइए सुनते हैं। और देखिए, राजनीतिक प्रेक्षकों का ये भी मानना है कि 1 फरवरी को जो देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, पॉपुलर बजट था, अब तक का सबसे पॉपुलर बजट, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें जो फायदा अब तक संभावित फायदा मैं कहूँगी राहुल गांधी की यात्रा का, उसको झटका लगा है। तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल गेन्स की बात कहते हैं, राहुल गांधी के विजिट की, लोगों में चर्चा की बात कहते हैं, तो चर्चा डाइल्यूट हो गई है। लोगों का जो फोकस है बजट पे हो गया है, और एक बार जब बजट फोकस डाइल्यूट हो जाता है फिर पता नहीं कब लौट के फोकस वापस आता है वहाँ पे जो है। तो बजट सुपरहिट बजट उन्होंने दिया है। सबसे बड़ी बात इस बजट की ये है कि पॉलिटिकल पोल्स, चुनाव के प्रेशर के बावजूद, ठीक है, कोई फ्री अनाउंसमेंट नहीं किए गए, फ्री बिजली, पानी, ये वो नहीं किए गए। बहुत बड़ी बात है ये गेम चेंजर है आने वाले राज्यों के लिए, लोगों के लिए। एमपी में सुना मैंने कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ और राज्यों में कर रहे हैं, अब कोई नहीं करेगा इसके बाद में जो है। तो पहली उपलब्धि नरेंद्र मोदी की ये है कि बिना फ्री इसके, बिना पोल प्रेशर के उन्होंने ग्रोथ को आगे करके, ग्रोथ को सामने रख के अपना बजट बनाया है। उसमें जो है सेकंड क्या है, 35,000 करोड़ के उन्होंने रिलीफ वगैरह दी हैं। और अमृत काल है, ये अमित शाह ने कहा है, मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल का बजट है ये। और जो बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसके फ़ायदे का है, तो बैलेंस है। और दूसरी एक बात और है कि इस बजट को आज के बजट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस बजट को आप देखिए 2047 का बजट मान करके कि नरेंद्र मोदी का विज़न कहाँ है अगले 20 साल का, 25 साल का, और क्या कर रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है सारा का सारा हमारा, आगे जाके मोटे अनाज उगाने पे फोकस रहेगा। विश्वगुरु भारत बनना चाहता है, सारे संसार को भारत फीड करे। एक ज़माने में हम लोग PL 480 अनाज मंगाते थे अमेरिका से, अब वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए, सारे संसार को, देश को हम अनाज खिलाएं। तो बजट क्या है, दूरगामी, विजनरी बजट है, आप इसको कह सकते हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा लिखा, उसने लिखा यस फाइनेंस मिनिस्टर जो है, और कहा दिस इज़ द बेस्ट बजट सिंस 2014। और उसने इतना क्लियर लिखा उसके अंदर से, उसने कहा कि इफेक्टिव इकोनॉमिक्स जो है आपकी, और कॉन्फिडेंट पॉलिटिक्स एंड वेरी क्रेडिबल फिजिकल नंबर्स, सुपर एनालिसिस इस बजट का जो है। तो बजट की बात है तो नेचुरली क्या है, लोगों का ध्यान अब डाइवर्ट हो गया यात्रा से, और ये होता रहता है, जब बड़ी घटना आती दूसरी घटनाएं पीछे रह जाती हैं।